हैं, सीरिया में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। जी हां, अब सीरिया में इजरायल के हमले शुरू हो गए। दक्षिण सीरिया के दारा में इजरायल ने बमबारी कर दी है। सीरियाई हथियार डिपो पर हवाई हमला हुआ है। यह एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई है इजरायल की तरफ से सीरिया के अंदर। और सीरिया के मजे एयरबेस पर भी बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां सीरियल एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ मजे एयरबेस। आपको बता दें, इजरायली सेना ने एयरबेस पर हमलों को अंजाम दिया है। और सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजरायल भीषण हमले कर रहा है। इजरायली वायुसेना एक्शन मोड में है। इजरायली वायुसेना ने मजे एयरबेस पर किया है हमला। ये देखिए उसकी तस्वीरें, हाहाकारी हैं। खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर भी अटैक की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। अब सीरिया के ये वो इलाके हैं जो इजरायल के निशाने पर हैं, इजरायल के टारगेट पर हैं, और इजरायली एयरफोर्स यहां ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। मजे एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है और इस वक्त मजे एयरबेस पूरी तरह से आग के शोलों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां दारा शहर पर इजरायली वायुसेना ने हमले को अंजाम दिया है। और यह सीरियाई हथियार डिपो है जिस पर हवाई हमला हुआ। तो देर रात इजरायल ने सीरिया पर किया हमला। सीरिया में इजरायल की एक और एयर स्ट्राइक हुई है। यह खबर सामने आ रही है। जो इलाके इजरायल ने टारगेट किए हैं इस एयर स्ट्राइक में, वो थे दारा और अस-सुवेदा। इन दो इलाकों को निशाना बनाकर यह एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई। तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये देखिए किस तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत सीरिया में इजरायल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दारा और अस-सुवेदा इलाके जहां पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया, उसकी ही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देर रात की ये उस वक्त की तस्वीर जब इजरायल ने एक ऑपरेशन के तहत इन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया। वहीं सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर लगातार आ रही खबरों के बीच ये तस्वीर आपके सामने उस जगह की जहां दारा शहर पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया। तो इस कवरेज की शुरुआत में हमने जिक्र किया था ऑपरेशन न्यू ईस्ट का। यही है इजरायल का सीरिया के अंदर ऑपरेशन न्यू ईस्ट। 50 साल के बाद सीरिया की सीमा में इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। 1973 वॉर के बाद पहली बार सीरिया में घुसी है सेना। योम किप्पूर वॉर के बाद सीरिया में अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी है। आईडीएफ दाखिल हो गई है सीरिया में। सीरियाई सेना के खाली किए गए इलाकों में एंट्री हुई है। गोलान हाइट्स के पास के इलाकों में घेराबंदी कर ली है इजरायली फोर्सेस ने। आईडीएफ के नए टारगेट देखिए कौन कौन से हैं, कहां कहां अब तक कब्जा जमा चुका है इजरायल। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहां कहां कब्जा हो गया है ये भी आपको दिखाते हैं। ओफानिया है, SAA बॉर्डर, हादर, खान अर्नबे, हरमन हाइट्स, अर रावदी, कुनेद्रा, समदानिया, अल घारबिया, अल बात, अल कहतानिया और हमीदिया। ये तमाम वो इलाके हैं जिनमें से आधे आईडीएफ के टारगेट पर हैं और आधों पर कब्जा हो चुका है पूरी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। तो क्या इजरायल जो चाहता था वो हो गया? इजरायल की एयर स्ट्राइक के बारे में कुछ और डिटेल। सीरिया में 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अब तक की गई। दमिश्क के पास मजे एयरबेस पर बमबारी की गई है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। इसके अलावा बक M1 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। विद्रोही गुट का कब्जा रोकने के लिए इसे तबाह किया गया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब
हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, तो क्या इजराइल जो चाहता था सीरिया के अंदर आज की तारीख में उसको वो स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल मुफीद हालात इजराइल के लिए माने जा सकते हैं क्या? और यही वजह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा कर रही है जिसकी मंशा कई सालों से थी। देखिए, बिल्कुल इजराइल के लिए ये इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ना तो ईरान की प्रेजेंस है, ना ही रशिया की प्रेजेंस है, और ये वो इलाके हैं जो इजराइल की बहुत लंबे समय से इनके ऊपर नजर थी। चाहे वो इलाका आप देखिए गोलान हाइट्स के बाहर करीबन 14 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में 6 घंटे में, असद सरकार के गिरने के महज 6 घंटे में इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन या फिर आप कह सकते ग्राउंड फोर्सेस मूव कर गई। इसका मतलब इजराइल ने प्लानिंग पहले से करके रखी थी कि जैसे ही ये पलाएगा, असद देश से बाहर निकलेंगे, उनकी फोर्सेस तुरंत मूव कर जाएंगे। और अभी अगर आप देखें कि गोलान हाइट्स के 3 बड़े मेजर इलाके हैं जिनमें क्विंटेरा इलाका है, नावा इलाका है, दारा इलाका है। इन तीनों इलाकों को कहा जा रहा है कि इजराइल अपने हाथ में लेना चाहता है और तीनों की अपनी अलग अलग रिलेवेंस भी है। क्विंटेरा इलाका ऐसा है जो साउथ लेबनान के बहुत करीब है और इसी इलाके से लगातार हिजबुल्लाह को बड़े आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई की जा रही थी। दारा वो इलाका है जहां से वेस्ट बैंक के अंदर लगातार सप्लाई या उनको मदद दी जाती थी। तो इन दोनों इलाकों पर वो इजराइल अपना कैप्चर करना चाहता है जिससे ना सिर्फ वो इन इलाकों से सर्विलेंस कर सके बल्कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक एज रहे, एक उसकी प्रेजेंस रहे इन इलाकों में, ताकि वो कभी भी दोबारा से इन प्रॉक्सीज को एक्टिवेट होने का और इजराइल में अटैक करने का मौका ना दे। क्या आप ये बता रहे हैं कि इन लोकेशंस को टारगेट करते हुए इजराइल बहुत हद तक एक एज हासिल कर चुका है? लेकिन त्रिपाठी सर, इस पूरे रीजन में क्या इसी सिचुएशन और इसी सिनेरियो को, जहां हम इजराइल के कब्जे की बात कर रहे हैं, सुमित ने कहा कि बहुत हद तक इलाका खाली हो चुका है, क्या ये और ज्यादा एस्केलेट होगा या आप देखेंगे कि इजराइल इस मोटिव को अब एग्जीक्यूट कर पाएगा स्पेसिफिकली इसी रीजन? देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल अपने प्लान्स को यहाँ एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें सीक्वेंस बड़ा अजीब है, बड़ा क्लियर है कि एक बार एचटीएस ने कब्जा कर लिया यहाँ पर दमस्कस में, उसके पहले दारा पे किया था। और दारा, आपको बता दें, दारा जो है प्रेसिडेंट असद का गृहनगर हुआ करता, तो वहाँ कब्जा कर लिया है। अब इजराइल तुरंत उसके 6 घंटे बाद ही इजराइल की सेना का ऑपरेशन ये दिखाता है कि इजराइल की मंशा ये है कि अब कब्जा करने वाले, अब असद तो गए, आर्मी उनके गए, सरेंडर कर दिया, अब जो ये विद्रोही गुट हैं इसमें से कोई भी इतना ताकतवर न हो पाए कि वो फिर बाद में भविष्य में इजराइल को चैलेंज करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अभी से जब तक सब असेंबल हो, जब तक सब मिले, उससे पहले इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि सारे विद्रोही गुटों को इतना कमज़ोर कर दिया जाए जगह जगह हमला करके, ताकि फिर इजराइल के लिए वहाँ से ये न हिजबुल्लाह के लिए हथियार की कोई संभावना हो और न ही सीरिया से, गोलान हाइट या किसी और एरिया से किसी तरह से इजराइल के लिए चैलेंज हो सके। बिल्कुल, तो सीरिया के वो तमाम इलाके जो इस वक्त इजराइल के निशाने पर हैं और कौन कौन से वो इलाके जहां कब्जा हो गया, इसकी डिटेल हमने आपको दी। और इस बीच देखिए इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का बयान सामने आया है। हर्जी हलेवी क्या कह रहे हैं अब ये भी जान लीजिए। युद्ध मोर्चा सीरिया की ओर बढ़ेगा, किसी को भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचने देंगे। यानी इजराइल की तरफ से बताने की कोशिश ये है कि विद्रोही कहीं खतरा ना बन जाए इजराइल के लिए, इसलिए इस वक्त इजराइल की सेना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस सीरिया के उन इलाकों में मौजूद है। तो इस बीच इजराइल की बमबारी और सीरिया में जिस तरीके से अभी जंग बाकी है, ये सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले सीरिया की जंग में इजराइल ने जिस तरीके से एंट्री की है, इजराइल ने दमिश्क के काफर सूसा, अल मजरे एयरपोर्ट और साथ ही माउंट कासियोन में भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें, इसी अटैक में असद सरकार के वक्त बनाए गए हथियार डिपो और केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। एक इंपॉर्टेंस इस लोकेशन की यही है क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि अगर विद्रोही गुटों के हाथ में ये हथियार आ गए तो उसके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि एक तरफ इजराइल एयर स्ट्राइक को अंजाम तो दे रहा है, वहीं उसने सीरियन इलाके में ग्राउंड एक्शन कैसे तेज कर दिए हैं, इस बारे में भी अपडेट आ रहा है क्योंकि गोलान हाइट्स के बफर जोन पर इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है और सीमा पर इजरायली टैंक जिस तरीके से तैनात कर दिए गए हैं, इजराइल ने हरमोन माउंट रेंज तक फोर्स की तैनाती को बढ़ाने का
फैसला ले लिया है। मनीष, अब क्या यही एक सबसे बड़ा मोटिव था कि किस तरीके से यहां पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए कि इस पूरे रूट को ही सबसे पहले तहस नहस कर दिया जाए, क्योंकि यही वो जरिया है जहां इजराइल पर बहुत हद तक अभी तक ये सभी डोमिनेट करने में कामयाब रहे थे। यहीं से मिल रहे हथियार, यहीं से हो रहे हमले बहुत बड़ा खतरा था इजराइल के लिए। देखिए, सीरिया के मौजूदा हालात तो इजराइल के लिए वैसे ही हैं जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, क्योंकि आज की तारीख में गोलन हाइट्स के बाद जो हजारों हेक्टेयर जमीन है वो जमीन इजराइल ने 24 घंटे में हासिल कर लिया, जिसके लिए शायद उसे जंग लड़नी पड़ती, जो शायद इजराइल को ने कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि उल्टे उस पर दबाव था कि कब वो गोलन हाइट्स को वापस करेंगे सीरिया को। लेकिन आज इजराइल की ये दलील है कि अब चूंकि असद की सेना वहां पर नहीं है, सीरिया आर्मी नहीं है, तो विद्रोही या आतंकी गुट के कब्जे में ये इलाके ना आ जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसकी रक्षा करें, और इस तरह से आईडीएफ वहां पर चली गई है। और हुआ यही है कि अब सीरिया का बंदरबाट शुरू होगा। हर वो देश जिसकी सीमा उससे लगती है थोड़े थोड़े करके जमीन कब्जा करेंगे, और बाकी जो बचा रहेगा उस पर अलग अलग विद्रोही गुट का शासन होगा। तो सीरिया जो अब तक एक मुल्क था, 2 दिन पहले तक एक मुल्क था, अब कई तरह के कबीलाई शासन में वो साफ तौर पर होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग आज खुश हो रहे हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कम से कम तब स्टेबिलिटी तो थी, अब वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, और उसका परिणाम होगा सीरिया का एक तरह से न केवल बंदरबाट बल्कि पूरी तरह से तबाही। फायदा किसको मिलेगा? फायदा इजराइल को मिला, फायदा अमेरिका को मिलेगा, फायदा फ्रांस को मिलेगा, जो लगातार वहां पर डोमिनेंस पावर के तौर पर मौजूद रहे थे। बिल्कुल सही बात है मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ऐसा लगता है कि सीरिया के दुर्दिन अब शुरू हो चुके हैं, बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। सीरिया में आईएसआईएस को रोकने के लिए अमेरिका का एक बड़ा एक्शन, इससे जुड़ी बड़ी खबर है। असद शासन के गिरते ही अमेरिका ने सीरिया में बमबारी की है। B-52 और F-15 फाइटर जेट का इस बमबारी में इस्तेमाल किया गया है। मध्य सीरिया के अहम ठिकानों पर बरसाए गए हैं बम, और यह बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई है सीरिया के अंदर। हालांकि असद के जाते ही अमेरिकी बमबारी को लेकर खबर जानी, क्योंकि अमेरिका ने यहां मध्य सीरिया में करीब 75 हमले किए हैं, और साथ ही आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी को लेकर खबर आई है। खबर यह है कि B-52 और F-15 फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए गए हैं। जी हां, आईएसआईएस को बड़े नुकसान का अंदेशा है इन हमलों में। कहा तो यही जा रहा है कि अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। अब यह बमबारी क्यों हुई, यह भी जान लीजिए। आईएसआईएस को रोकना चाहता है अमेरिका। सीरिया की नई सत्ता में आईएसआईएस की भागीदारी अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक मौजूद हैं। सीरिया के उत्तर पूर्व में कुर्द फोर्स के साथ काम कर रहा है अमेरिका, और ये एक बड़ी मंशा इस वक्त अमेरिका की नजर आ रही है। संजय सॉय साहब, अमेरिका की तरफ से हुई इस जबरदस्त बमबारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विन विन सिचुएशन अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। हार का सबब निश्चित तौर पर रूस और ईरान के लिए। सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद यह कहा जा रहा है, और अब अमेरिका की बमबारी कहा यह जा रहा है कि आईएसआईएस के खात्मे की है तैयारी। नहीं, बिल्कुल समीर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के लिए तो बहुत ही खुशी का दिन मैं मानना चाहूँगा, और ख़ास तौर से जो बाइडेन सोच रहे होंगे कि जाते जाते मैंने कितनी बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है, क्योंकि वहाँ से रशिया का पूरी प्रेजेंस ख़त्म हो गई, जो बहुत बड़ी एक जीत है अमेरिका के लिए। ईरान की जो प्रभुत्व पर बहुत बड़ा चोट पहुँची है, और जो उनको हिजबुल्लाह को सप्लाई दे रहे थे, जैसे मनीष पहले बता रहे थे, उनकी सप्लाई लाइन को पूरा तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और साथ साथ जो छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, देखिए एक तरफ से इजरायली बम्बार्डमेंट कर रहा है, जो ताकि वो अपनी बफर जोन जो 1974 के बाद से बफर जोन थी उस पर कब्जा करके अपने आप को सेव कर लेंगे वहाँ से गोलन हाइट के आगे से। और जो आईएसआईएस के द्वारा खतरा हो सकता था उसका भी अमेरिका बम्बार्डमेंट करके ख़त्म कर रहा है, क्योंकि ये एक मौका है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रुप रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ झगड़ेबाजी चलती रहेगी, जिसकी वजह से एक स्टेबल सरकार नहीं होगी। जिसके साथ डील किसके साथ करें ये रहेगा। तो यहाँ पर शायद वो अभी
इंटरनल कोई डील रहेगी। हालांकि एसटीएस को अमेरिका ने भी एक आतंकवादी ग्रुप घोषित किया हुआ है और अमेरिका वहां पर सिर्फ कर्डिश विद्रोहियों को सपोर्ट देता था, लेकिन इस समय शायद एसटीएस को छोड़ा हुआ है और आईएसआईएस को बर्बाद करने के लिए अगर आप देखिए कि B-52 और F-15 जैसे आधुनिक बॉम्बर्स और जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है कि एक मैसेज है और उनको वाकई में उनको कमज़ोर करने की उनकी इरादा है। और जो नेतन्याहू ने जिस प्रकार से भी आप थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि किस प्रकार से खुशी का माहौल, बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखते कि नेतन्याहू बाइनोकुलर लगा के ऊपर देख रहे हैं गोलन हाइट्स के ऊपर से, एक बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि जैसे मनीष बता रहे थे कि किस प्रकार से बिल्ली के भाग से चीका टूटा, वही बात वहां पर नजर आ रही थी। सर एक और खबर है, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया और बाइडेन ने कहा है कि सीरिया में नया शासन ऐतिहासिक घटना है, सीरिया में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो जो बाइडेन को सुना आपने, वो कह रहे हैं सीरिया में अब हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये साझेदार कौन हैं? एचटीएस, जिन्हें खुद अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, क्योंकि सीरिया में विद्रोह तो उन्होंने ही किया। एचटीएस सबसे ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। अमेरिका का क्या रुख होगा, यह सोचने वाली बात है। तख्ता पलट हुआ है। बाइडेन जो कह रहे हैं वो जरा देखिए, सीरिया में अभी जोखिम और अनिश्चितता का माहौल है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। अमेरिका सीरिया में सहयोगियों के साथ मिलकर, अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा। असद को ईरान, हिजबुल्लाह और रूस ने सपोर्ट किया था, इसकी भी वो याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि असद की सत्ता अब जा चुकी है और ये तीनों कमजोर हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ अपने मिशन के लिए जिस तरीके से प्रतिबद्ध है, राजेश सर सवाल आपसे करूंगी। बयान आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संप्रभु सीरिया की स्थापना करेंगे जिसमें एक नया संविधान और एक नई सरकार होगी, गृह युद्ध समाप्त होने तक असद पर प्रतिबंध भी लागू रहेगा। इस बयान के आधार पर क्या नीति और कौन सी सीरियाई समूह के साथ मिलकर काम करने के ये संकेत हैं? अमेरिका का जो हिस्टोरिकल साइड्स हैं, आप देखें, जो कर्ड्स हैं उनको अमेरिका का सपोर्ट है। उसमें अब जब एचटीएस सामने आया है, वो हालांकि टर्की के सपोर्ट से आया है, लेकिन पीछे पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का एक पीछे से उनको एक हाथ ज़रूर उन्होंने साथ रखा है उनके, तो इसी तरह से वो आगे बढ़े हैं। पर अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो बाइडेन ने क्या बोला, हमने जॉर्डन को सेफ रखना है, क्योंकि जॉर्डन एक हैशमाइट किंगडम है, उधर भी जो पॉपुलेशन है और जो रूलर्स हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट है। तो ये जो स्पिलओवर है सीरिया से लेबनान, जॉर्डन ना जाए, ये उनकी मंशा है। तो इसीलिए वो जो कह रहे हैं कि हम अपने समर्थक गुट के साथ काम करेंगे, तो उसमें आप देखिए आईएसआईएस को तो वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, कुर्द्स के साथ चलेंगे, एचटीएस पे उनका सपोर्ट है, इजराइल जो है वो आगे बढ़ रहा है साउथ सीरिया में, तो वो एक बफर जोन वहां बनाएगा। मतलब तो वही हुआ ना फिर राजेश जी कि अमेरिका उस आतंकी संगठन, जिसे खुद ही उसी ने आतंकी संगठन घोषित किया है, उसको अपना साझेदार मान रहा है सीरिया के अंदर और उसके साथ चलने के लिए तैयार है। ये तो है ही है, क्योंकि जैसे CNN पे उनका इंटरव्यू आया, उसको कैसे मॉडरेट बनाने की कोशिश की गई, एक व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप देखेंगे अगले दिनों में और भी व्हाइट वॉश होगा और सडनली इनका जो है पूरा नजरिया बदल जाएगा और इनको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। वो तो नजरिया नजर ही आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा राजेश जी। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, सीरिया में तख्ता पलट के बाद लोगों के बीच जश्न का माहौल नजर आ रहा है। जश्न मनाती नजर आई लोगों की भीड़, दमिश्क की ओर कूच कर रही है लाखों की भीड़। ये देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात की मुनादी भी कर रही हैं कि बशर अल असद के शासन से लोग किस कदर त्रस्त थे। हालांकि सीरिया में असद के सत्ता छोड़ने के बाद का एक और वीडियो अब सामने आया है, ये देखिए तस्वीर। हालांकि इन तस्वीरों में भी जश्न मनाते हुए लाखों लोगों का ये हुजूम साफ नजर आ रहा है। और तख्ता पलट के बाद अलेप्पो शहर में भी जमा हुई भारी भीड़। असद की सत्ता से जाने के बाद अलेप्पो की तरफ बढ़े लोग। अलेप्पो शहर की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, ये सैटेलाइट पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं अलेप्पो की, जिसमें दमिश्क के बाद अलेप्पो की तरफ बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अलेप्पो वो पहला शहर था जहां पर
सबसे पहले विद्रोहियों का कब्जा हुआ था और उसके बाद दमिश्क की तरफ विद्रोही आगे बढ़े थे। हमा और होम्स जैसे शहरों को निशाना बनाते हुए ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दमिश्क की ओर कूच कर रही है लाखों की भीड़। सीरिया में लोगों के बीच जश्न का माहौल है। बशर अल असद के जाने के बाद जश्न मनाता दिखा लाखों का हुजूम, और अलेप्पो शहर में भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये सैटेलाइट पिक्चर कर रही है। हालांकि मॉस्को में असद की मौजूदगी को लेकर इस वक्त एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर और अपडेट आपको दे दें, क्योंकि ये रूसी विदेश मंत्रालय का दावा है। विद्रोही गुट से बातचीत के बाद असद ने देश छोड़ा है और बातचीत के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हुए हैं। क्रेमलिन सूत्रों की तरफ से फिलहाल इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। और आपको बता दें, इस बीच दोहा में असद और विद्रोही गुटों की मौजूदगी को देखते हुए बातचीत के बाद सत्ता हस्तांतरण की जो बात सामने आ रही है, क्रेमलिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं मॉस्को में लैंड करने तक लोकेशन सीक्रेट रखी गई है, और साथ ही ये भी कि किस तरीके से रूस ने असद को राजनीतिक संरक्षण दे रखी है। हालांकि सवाल इस बारे में करूंगी एक्सपर्ट से, क्योंकि परिवार के साथ मॉस्को में असद की मौजूदगी का मतलब क्या है। और साथ ही सरदाना सर, सवाल आपसे होगा, सीरिया के बफर जोन पर आईडीएफ ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा है और साथ ही बफर जोन में इजरायलियों की रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इस बीच आपको यह भी जानना चाहिए कैसे 1974 गोलान डिसएंगेजमेंट समझौते को यहां पर तोड़ा गया है। और उसी आधार पर अभी तक एक्सपर्ट से हम इस पूरे रीजन में एस्केलेट होते हालात को लेकर सवाल कर रहे थे, क्योंकि सीरिया में नई सरकार बनाने की जिस तरीके से कोशिश हो रही है, आपको बता दें सीरियाई जनता के हर सेक्शन को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है, और साथ ही दूसरे देशों से भी कूटनीतिक रिश्ते बनाने की विद्रोही गुट इस वक्त कोशिश में है। लेकिन सरदाना सर, मानवीय आधार पर भले ही शरण दे दी गई है, लेकिन क्या इस स्थिति को देखते हुए सीरिया की ये स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण तो बनी हुई है, और ये सहयोग, उनकी रूस में मौजूदगी, क्या ये भी एक बड़ा संदेश जाता है? देखिए, अगर रशिया उनको नहीं देता सपोर्ट और ना ही पॉलिटिकल असाइलम देता, तो फिर वो सपोर्ट ये दर्शाता है ये बात कि जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे असद, उनको उनका जो जो उनका पावर में रहना था वो रशिया के सपोर्ट से ही था। और वो जब मुसीबत में आए या जब उन्हें पता चल गया कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तो वो उसी के पास गए जिससे उनको सबसे ज़्यादा भरोसा था। वो हालांकि लंदन में पढ़े लिखे हैं, लंदन में डॉक्टर थे आज से 13 साल पहले, तो ऐसा तो नहीं है कि वो यूके भाग गए। वो भागे तो रशिया ही भागे, क्योंकि रशिया का सपोर्ट उनको था, उनकी सरकार को था। आज जब उस सपोर्ट खत्म हो गई तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा, और ये एक समझौता था कि यदि वो रहते तो उन्हें शायद उनको और उनके परिवार को ही मार दिया जाता। और जहां तक आपने गोलन हाइट्स महत्वपूर्ण बात कही, और इस बात के पूरे आसार थे, और कल भी यही बात कही जा रही थी कि बशर अल असद के पास शायद और कोई रास्ता बचा नहीं है, वरना उनका भी हश्र गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता था। बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पर विद्रोहियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। असद के पिता के पुतले की सवारी करते नजर आए हैं विद्रोही। हाफिज असद के पुतले को गाड़ी से खींचते दिखे विद्रोही। सीधे राज्यसभा का रुख करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल क्या कह रहे हैं? आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर
killing the democracy. Nothing. Tiruchi Shiva. Tiruchi Shiva. Tiruchi. Nothing is going on record now, sir. Tiruchi Shiva. Tiruchi Shiva. Tiruchi Shiva. Tiruchi Shiva. Tiruchi Shiva. Sir, you are making again a political speech. You want to misuse the platform, I am telling you. Yes. No. I am very clear about it. Honorable members, I carefully heard the leader of the house. Leader of the house did not say what LOP is saying. Leader of the house said, we must be uniform, we must take one stand, whether suitable to us or not suitable to us, regarding running of the house. You are saying something else. No, sir. And every time, sir, you take few seconds. Sir, this house is privileged. 1 second. Take your seat. Nothing is going on to go. This house is privileged. It has president of the ruling party. It has president of the main opposition party. And this is how we are heading. This is how we are handling our matters. LOP must remember, leader of the house did not say what he is saying. He has to be attentive. Leader of the house said, we must be similar in dealing with situations. No, sir. No, sir. Tiruchi, Mr. Tiruchi want to say something? Mr. Tiruchi. Is it a point of order or an yes, observation? Sir, point of order. Okay. And I'll be happy to deal with it. Entirely different issue, sir. And sir, kindly let me hear, yes. And then I'll take business of the day. Yes. Sir, okay. One moment, sir, it's a point of order. Kindly let me hear, yes, sir. It's concerned about all members, not this side or that side. Under which rule? Sir, you want the rule? Yeah, point of order has to build a rule. 258, sir. 258. 258. 1 second. 58. Honorable member, I have before me 258. Any member may at any time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine with the point. I am confining to my point, sir. No. This. 1 second. You are a very senior member. Rule 258 says every member has a right to raise a point of order. Yes, I am asking. But he has to raise a point of order with respect to another rule. तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ये बहस हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सरकार के मंत्री को तो बोलने देते हैं लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देते। क्या आप ये चाहते हैं कि विपक्ष आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाए? सदन नहीं चलने देना ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिस पर ऐतराज जताया गया है सभापति की तरफ से भी। तो विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन के अंदर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी है और संसद परिसर में यानी सदन के बाहर भी विपक्ष का प्रोटेस्ट हो रहा है अडानी मुद्दे को लेकर। Sir, we appreciate that you take so much of efforts to uphold the dignity and decorum of this house, sir. But our dignity is at stake. Sir, reposing our confidence upon you, we are very much agonized to raise this, sir. One of the members of this house, my party colleague, Mr. Abdullah, when he went to the center hall, he was stopped there asking whether he is an MP. Number two, sir, this is not the first... और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर फिलहाल दिल्ली से शिलोंग जा रहे विमान की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर ये खबर है। हालांकि आपको बता दें, क्या इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। 80 यात्री, करीब 80 यात्री और क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे और विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुबह करीब 9 बजे की ये घटना है और आपको बता दें, दिल्ली से शिलोंग जा रहे विमान की पटना में एयरपोर्ट लैंडिंग अचानक हुई। इस लैंडिंग की वजह क्या है, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, क्या शुरुआती जांच के बाद पता लग पा रहा है, क्या कोई टेक्निकल खामी जिसकी वजह से अचानक इमरजेंसी लैंडिंग पटना में? भी ऐसा बताया जा रहा है कि विमान की जो विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन पे हल्की दरार आ गई और पायलट ने जैसे ही इसको देखा
उससे पायलट ने तुरंत आपात लैंडिंग करवाई और उसके बाद विमान के जो यात्री है उन्होंने राहत की सांस ली। फिलहाल जो विमान के अंदर टेक्निकल टीम है वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वह देख रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है और क्यों इस तरह की दरार आई है। ये एयरक्राफ्ट SG-2950 में करीब 80 यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे और ये शिलोंग जा रही थी और जहां पे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो सुबह 9 बजे का वक्त जब पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग कराई गई। कुमार कुंदन हमें बता रहे हैं किस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए जांच की गई। फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि हवा में ही विमान की विंड स्क्रीन में जब पायलट ने दरार देखी तो जल्द ही इस विमान की लैंडिंग का फैसला लिया गया। हालांकि विंड स्क्रीन में दरार की वजह से ही जिस तरीके से पटना में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, इसको लेकर आगे की जांच में क्या सामने आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया कुंदन पूरी जानकारी के लिए आपका। और देखिए इस वक्त एक और अहम खबर दिल्ली से हमारे पास आ रही है। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम चुनाव लड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जंगपुरा सीट से इस बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अभी तक पटपड़गंज जो विधानसभा सीट थी वहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनकी सीट में बदलाव किया जा सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि जंगपुरा सीट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ सकते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है और यह बदलाव क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने सर्वे किया है तमाम नेताओं के और सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर वो वहां से लड़े तो ज्यादा होगा। अच्छा वो मार्जिन जो है पटपड़गंज की जगह जो है वो जंगपुरा में दिख रहा है। ऐसे में उनकी सीट को लेकर निर्णय होना है। हालांकि जो अंतिम फैसला, अंतिम मोहर है वो अंदर जो पीएससी की बैठक चल रही है उनकी चल के घर पर 5 किलोमीटर रोड वहां पर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो रणनीति बनी है, पहले आपने देखा कि 70 में से 11 का जो ऐलान है वो कर दिया गया था। आज फिर से पीएससी की बैठक है, तमाम नेता अंदर है, आतिशी अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सब आ चुके हैं। अब इसमें निर्णय अंदर लिया जाएगा कि ये तमाम नेता और बाकी न सिर्फ ये बल्कि जो अन्य दलों से आम आदमी पार्टी में आए हैं, मनीष सिसोदिया अंदर आए, सब आ चुके हैं। अब इसमें निर्णय अंदर लिया जाएगा जिस तरीके का निर्णय लिया गया था, जो नए ज्वाइनी थे आम आदमी पार्टी के, जो पार्टी में आए हैं जी, जो पार्टी में आए थे वो पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था जीत। इसीलिए आपको रोककर इस बारे में सवाल कर रही हूं। अब क्योंकि दूसरी लिस्ट भी एक्सपेक्टेड है, क्या इसमें भी कोई हम देख सकते हैं शॉकिंग नाम हो सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए, इस दौरान जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको टिकट मिलना निश्चित है। और आपको बता दूं कि पहली जो लिस्ट थी वो 11 सदस्यों की थी, 11 उम्मीदवारों की थी। ये लिस्ट उस लिस्ट से बड़ी होगी और जो भी नेता अन्य दलों से आए हैं जिनकी मौजूदगी खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही मौजूदगी में जिनकी ज्वाइनिंग कराई थी, उनको भी टिकट इसमें ऐलान कर दिया जाएगा। साथ में सबसे बड़ा परिवर्तन हम देखें तो ये है कि दिलीप पांडे तिमारपुर से वो नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी जगह जो मनीष सिसोदिया है वो पटपड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से लड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला अंदर अभी जो बैठक शुरू ही होने वाली है उसमें लिया जाएगा। बिल्कुल, और दिलीप पांडे ने तो ये कह ही दिया है कि वो चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर रहे हैं। तिमारपुर सीट से जाहिर है अब किसी दूसरे कैंडिडेट के नाम का ऐलान होगा। पीएससी की मीटिंग चल रही है और आम आदमी पार्टी की जो दूसरी लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो आज ही आ सकती है। ये जानकारी हमें दे रहे हैं जितेंद्र भाटी। और एक बार फिर हमें राज्यसभा की कार्यवाही का रुख करना होगा। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और एक बार फिर हंगामा हो रहा है, सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, सम्मान्य सदस्य, एक सेकंड, नथिंग है। माननीय सदस्यगण, सम्मान्य प्रमोद तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो सदन के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और सभापति की गरिमा के लिए भी बहुत जरूरी है। और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा है कि जब एक बार निर्णय हो गया तो उस निर्णय की अनुपालना होनी चाहिए। अब कहा तो प्रमोद जी आपने ठीक है,
और इसकी अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। हर बार मैं निर्णय देता रहा हूं और मेरे निर्णय को चुनौती दी जाती है। मुझे बोलिए सुधांशु, व्हाट हैव टू से? सर, मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आपने जो बात कही और जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे परंतु स्वयं रिजेक्ट होने के बाद एक नहीं अनेक बार अनेक अवसरों के ऊपर अनेक संसद सत्रों में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है। धन्यवाद।